चलिए आज का जो है क्लास हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन चैप्टर से, कि खास करके बिहार में या भारत में जो हिंदी भाषी छात्र हैं वे क्या करते हैं, अंग्रेजी जब बोलते हैं तो हिंदी को पहले सोचते हैं। अगर उसको किसी को पूछना हो कि सर आपका क्या नाम है, तो मन में पहले रिपीट करेगा सर आपका क्या नाम है, और मन में सोचेगा कि इसका क्या अनुवाद होगा, सर व्हाट इज़ योर नेम। तब सर व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या किया तुमने, पहले मन में सोचा, है ना। अब और इसी तरह से कुछ और प्रश्न तुम्हारे मन में आ रहा है ना, कि सर इसका क्या अर्थ हुआ, मन में आया। फिर अब अंग्रेजी में बोलना है, सर व्हाट इज़ इट्स मीनिंग, तो पहले हिंदी में बोले तब अंग्रेजी तुम्हारे दिमाग में आया, ठीक है ना। तो लगभग हम लोग हैबिचुअल हैं इस तरह के अनुवाद को करने के लिए। अंग्रेजी भी ऐसे ही बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलने जाएंगे तो एक लाइन सोचेंगे, है ना, तब हम बोलेंगे। तो 2-3 लाइन आपको याद है, मे आई कम इन सर, ठीक है ना, एक लाइन बोल दिए। हाउ आर यू, ये याद है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कुछ सेंटेंसेस याद है तो वो तुरंत बोल लेते हैं, लेकिन और, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को एक जरिया बनाते हैं, अनुवाद करने के लिए सीखते हैं। वैसे सही भी है, जब अनुवाद में दक्ष हो जाएंगे तो आप भारी भारी हिंदी सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। कभी दूसरे को पढ़ाते हैं तो वहाँ भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आखिर ट्रांसलेशन होता क्या है, यहाँ तक कि अब ट्रांसलेशन में अच्छे अच्छे जॉब भी हैं, ट्रांसलेटर, ठीक है ना। अब बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अब वह ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ऐसा व्यक्ति जो हिंदी भी जानता हो अंग्रेजी भी जानता हो, वो क्या करेगा, हिंदी वालों को हिंदी में समझाएगा, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में समझाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू से देखेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि हम यहाँ एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं कि चेंजिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन। चेंजिंग या, हाँ ठीक है, चेंजिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर, एक भाषा से अगर हम हिंदी बोल रहे हैं उसी हिंदी को अंग्रेजी में फिर बोलेंगे तो उस हिंदी का वो ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है ना। यह एक किताब है, तो यह एक किताब वो हिंदी है और उसको अनुवाद करते हैं क्या हो जाता है, दिस इज अ बुक, है ना। राम एक लड़का है, राम एक लड़का हिंदी में है तो उसको अनुवाद करें राम एक लड़का है तो राम इज ए बॉय। सीता एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी हिंदी सेंटेंसेस हम बोले उसको क्या किए, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिए, ठीक है ना। मेरा नाम सुरेश है, माई नेम इज सुरेश। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। मेरा रोल नंबर 72 है, माई रोल नंबर इज 72, ठीक है ना। इस तरह से हम अनुवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन है। अब है कि हाउ मेनी वेज और मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन डू वी यूज इन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम कितने नियमों का पालन करते हैं, कितने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कितने वेज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कितने मेथड्स हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के मुख्यतः 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड्स क्या कहलाएगा, लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी क्या है, अक्षरशः अनुवाद। और दूसरा क्या है, फैक्चुअल ट्रांसलेशन, हिंदी क्या हुआ, भावानुवाद। अब आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलेशन तो बनाते हो, बोलो कितने तरीके से ट्रांसलेशन बनती है, 2। अक्षरशः, अक्षरशः मतलब होता है कि जो वो शब्द वो कह रहा है, जैसे यह गाय है, यह की अंग्रेजी क्या होती है, दिस। गाय की अंग्रेजी क्या होती है, काउ। है की अंग्रेजी क्या होती है, इज। तो उसमें क्या बदला, जो वर्ड कह रहा है उसी तरह से हम उठा के रख दिए। मतलब उसमें कोई भी अलग से हम कुछ भी नहीं किए, जैसा अनुवाद है उसको वैसे ही रख दिए। अगर हम उसको वैसे ही रख दिए तो कैसा अनुवाद कहलाएगा, लिटरल ट्रांसलेशन कहलाएगा। वो बोलता भी है, देखो परिभाषा क्या कहती है, इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसलेशन
वी चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर वर्ड बाय वर्ड। ट्रांसलेशन के इस मेथड में हम शब्दशः अक्षरशः जो शब्द है उसी शब्द को वैसे ही अनुवाद कर देता है। राम है तो राम, है तो है, राम का अंग्रेजी राम, है का अंग्रेजी इज, लड़का का अंग्रेजी बॉय, कुछ भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ उसका जो शब्द है उसका ट्रांसलेशन हो गया है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं है, कोई भी सेंस नहीं लगता है। लेकिन फैक्चुअल ट्रांसलेशन देखो क्या कहता है, इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसलेशन वी चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर। हाँ, फिर से इसको पढ़ते हैं। इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसलेशन वी चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर, नॉट वर्ड बाय वर्ड बट बाय इट्स सेंस। इस अनुवाद में हम ट्रांसलेशन तो करते हैं लेकिन शब्द जैसा है वैसा नहीं, उसके भाव के आधार पर समझ करके। तो यहां पर हम अब एग्जाम्पल देंगे, यहां पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आम की अंग्रेजी क्या होती है? मैंगो। ठीक है, यह आम है, क्या अनुवाद होगा? दिस इज अ मैंगो। ठीक है, यहां पर कुछ ट्रांसलेशन है, यह आम है, ठीक है ना। तो इसको देखो हम ऐसे अनुवाद करते हैं, यह आम है का ट्रांसलेशन जैसे है वैसे बना रहे हैं, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? दिस इज अ मैंगो। ये लिटरल ट्रांसलेशन है, मतलब इसमें कुछ भी फेरबदल हुआ है, कोई भी अलग से कुछ लगाए हैं। अब देखो, अगर हम यहां पर बोले कि अगर आम का अंग्रेजी सिर्फ मैंगो ही हो तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? देखो, दिस इज नॉट अ मैंगो वे होना चाहिए नहीं? यही जब आम की अंग्रेजी तुम ही बताया कि मैंगो होता है, तो अब यहां पर क्या है कि हर जगह आम आम बोलने से आमे का बोध नहीं होता है, आम का कुछ और बोध होता है। तो वो सेंस तुमको अपने से समझना पड़ेगा कि वो आम है खाने वाला या कुछ और आम है। यहाँ आम है खाने वाला, यहाँ पर दिस इज नॉट ए मैंगो वे बोलेंगे तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम इस्तेमाल करेंगे? अगर अब सेंस लगाएंगे, दिस इज नॉट अ कॉमन वे, अब सही हुआ? या आम रास्ता नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ कॉमन वे। चलो अब इधर अनुवाद बनाते हैं। तुम लोग को और जीरो से हम लेके जाएंगे, ऐसा नहीं, चाहिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि भविष्य में हम जब शुरुआत करेंगे तो दोनों ध्यान रखना है कि लिटरल ट्रांसलेशन यहाँ लगेगा या फैक्चुअल लगेगा, ये सोचना तुम्हारा काम है। ऐसा नहीं कि जो है फटाफट डालते चले गए, तो डालेंगे तो वही हो जाएगा, पक जाएगा तुम्हारा आम रास्ते में, नहीं पक जाएगा, है ना। और फिर क्या सोचेगा लोग? ठीक है, अगर वो मैंगो बना देंगे तो क्या हाल होगा? तो पक जाएगा ना आम। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यह आम पका हुआ है, दिस मैंगो इज राइप, ये सही है, जैसे है वैसे ही है। तुम आम आदमी नहीं हो, अगर फिर यहाँ पर हम ट्रांसलेशन तो वही होना चाहिए, यू आर नॉट अ मैंगो मैन होगा ना। फिर अगर हम लिटरल यहाँ पर करेंगे तो यही बनेगा ट्रांसलेशन, तुम आम आदमी नहीं हो, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, यू आर नॉट अ कॉमन मैन, ठीक है ना। अब इसी अनुवाद को, चलो इसको अभी एक ही नॉर्मल ही रहने देते हैं। यह टोकरी आमों से भरी हुई है, भरा हो, चलो। दिस बास्केट इज फुल ऑफ मैंगोज। यह आम महीना नहीं है, तो फिर वही, दिस इज नॉट ए मैंगो मंथ, दिस इज, देखो शब्द वही है लेकिन सब जगह अर्थ दूसरा दूसरा वर्ड आ जाता है। दिस इज नॉट ए
मैंगो मंथ होना तो इसी तरह चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? दिस इज अ स्पेशल मंथ। अब देखो नॉट भी नहीं लगाए और अर्थ वही हो गया, दिस इज अ स्पेशल मंथ। जैसे सावन है तो स्पेशल मंथ है कि नहीं? आम महीना नहीं है, जनवरी फरवरी नॉर्मल नहीं है, या मार्च अप्रैल जून की तरह नहीं है, ये स्पेशल मंथ है। वहाँ पर आम का क्या हो गया? आम नहीं को हम क्या कर दिए? स्पेशल के रूप में। भाव वही है, दिस इज अ स्पेशल मंथ। ट्रांसलेशन कितना अगर किसी से पूछा जाएगा तो गलती बनाएगा नहीं है, वो तो नोट लगा देगा, है ना। लेकिन दिस इज नॉट ए कॉमन मंथ हम बोल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि अब सोच को विकसित करना है कि हम छोटे से बड़े कैसे होते हैं। एक बच्चा बिस्किट के लिए रोने लगता है, और तुम्हारी आयु अब 16 साल की है, और तुम भी जाकर के दूसरे छोटे वाले बच्चे से जाकर लड़ लो कि बिस्कुट तो हम ही लेंगे, अन्यथा हम कपार फोड़ लेंगे अपना, ठीक है। तो वैसा करने से तो होगा नहीं। अब बड़ा हुए हैं कि छोटे को दे दो, वो रो रहा है तो उसको दे दो, तुमको लेने का तो अब अधिकार नहीं है, तुमने बहुत बिस्किट खाया, ठीक है। चलो यहां से दिस इज अ स्पेशल मंथ, कैसा ट्रांसलेशन है? यूनिक है कि नहीं? अक्सर आदमी गलती कर सकता है ना इसमें। चलो यहां आम ही आम है, देयर इज नथिंग बट मैंगोज हियर। फिर वह आम आदमी पार्टी का है, ठीक है। तो यहां पर दिस इज, एक मिनट, वह आम आदमी पार्टी का है, ही बिलोंग्स टू आम आदमी पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी का बात हो रहा है यहाँ पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस जो बोलते हैं ना, तो आम आदमी पार्टी है ना एक ठो, इसका बोध यहाँ करा रहा है। तो ये यहाँ कहने का मतलब है, ऐसा नहीं मैंगो आदमी पार्टी, ठीक है। तो वो भी फिर वही हंसने वाली ही बात हो जाएगी। टोकरी कच्चे आमों से भरा हुआ है, टोकरी कच्चे आमों से भरी हुई है। तो इसका अनुवाद क्या होगा? बास्केट इज फुल ऑफ अनराइप मैंगोज, ठीक है। मैं कच्चा आदमी नहीं हूं। अगर यहां पर भी आई एम नॉट एन अनराइप मैन, अनराइप मैन, फिर वही हाल होगा, मैं कच्चा आदमी नहीं हूं, है ना। यहां पर बनाएंगे आई एम ए ट्रेंड मैन, आई एम ए ट्रेंड मैन, मैं कच्चा आदमी मतलब, या आई एम ट्रेंड, यहां पर सबसे कर आई एम, इसका सबसे सुंदर अनुवाद है आई एम मैच्योर्ड, सबसे अच्छा। ये भाव मतलब है कि चेंज हो सकता है, दूसरा इस ट्रांसलेशन को दूसरे तरीके से बना सकता है। आई एम मैच्योर्ड, कच्चा आदमी ने कि सर थोड़ा सा गाड़ी दीजिए ना, तुमको अभी नहीं होगा, कि नहीं सर आई एम मैच्योर्ड, मैं कच्चा नहीं हूँ, मतलब ड्राइविंग जानता हूँ, ये आप बताना चाह रहे हैं। तो भाव समझना पड़ेगा। तो अनुवाद समझ में आया कि भाव कैसे समझेंगे, और भाव नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा? कुएं में गिरेंगे, जैसे भी गिर रहे थे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। यहाँ मैंगोज का स्पेलिंग गलती हो गया है, ठीक है। यह एक कच्चा आदमी है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दिस इज, यह कच्चा आदमी है, दिस, यह एक कच्चा आदमी है, दिस इज an immature, this is an immature
immature man. This is an immature man. ये इमेच्योर मतलब ले लिया एडजेक्टिव, इसीलिए ये नाउन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैच्योर्ड हम लगाए थे कहीं और, आई एम मैच्योर्ड, ठीक है, वही तो है, यही सीखना पड़ेगा, तब ना पढ़ेंगे, क्या कैसे सीखेंगे हम, जब तक हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे आएगा। अब इसी तरह से अनुवाद को सीखने के लिए हमको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अब ट्रांसलेशन के नियम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का अनुवाद अभी नहीं सीखना है, ये तो जानकारी दिए कि अनुवाद ऐसे ऐसे करेंगे, तो जब तक हमको कॉमन जानकारी नहीं होगा तो कैसे सीखेंगे हम, ठीक है ना। अब हमको बृहत रूप से स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अनुवाद बनाएंगे तो हमको वाक्य की बनावट को समझना पड़ेगा। वाक्य की बनावट क्या है, इसको बोलेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य की बनावट। तो सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है सेंटेंस की। हम लोग वर्ड की परिभाषा देखे थे एटिमोलॉजी पार्ट में, ठीक है ना, या अभी देखेंगे उधर, जब उसका डिटेल्स जाएंगे तब उसको बताएंगे। तो थोड़ी सी अनुवाद आपका चलते रहेगा। ये एकदम बेसिक से है कि यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य क्या है। वाक्य किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन तो चलिए बनावट समझ गए, वाक्य किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिनके एक स्पष्ट अर्थ या भाव प्रकट हो, वे वाक्य कहलाते हैं। मतलब शब्दों का समूह होगा, लेकिन क्या होगा, उनका एक अर्थ होगा, उनका एक भाव होगा, तभी वह वाक्य कहलाएगा। What do you mean by formation? फॉर्मेशन का क्या अर्थ है। फॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चर और बनावट। फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, बनावट। यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी वाक्य में स्ट्रक्चर क्या होगा, जब हिंदी सेंटेंसेस में बोलते हैं तो वाक्य की रचना कैसे होती है। यहां पर बनावट या रचना हम कर सकते हैं। फॉर्मेशन का और अर्थ होगा रचना, ठीक है। उसका क्या पैटर्न होगा, हिंदी में पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं। अंग्रेजी में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना ये क्रम, हिंदी में सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। और ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम राम आम खाता है, यह हिंदी वाक्य की संरचना है, यह हिंदी वाक्य संरचना है। राम खाता है आम, यह अंग्रेजी वाक्य संरचना है, ठीक है। तो यही है, यहां पर दिया गया है कि सब्जेक्ट क्या है। द डूअर्स आर कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्रिया या काम करने वाला कर्ता कहलाता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन विच द एक्शन इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। जिस पर क्रिया का फल पड़े वे कर्म कहलाते हैं। यहां पर सब्जेक्टिव कुछ वर्ड्स है जो तुमको कलेक्ट करके रखनी चाहिए, या पहले से इनमें से बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुमको पता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, क्या क्या विशेष देखेंगे, ये भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। पहला, आई का अर्थ क्या हुआ, मैं। वी का अर्थ हम या हम लोग। यू का अर्थ तुम या आप, यू प्लुरल में तुम लोग या आप लोग। ही पुरुष जाति के लिए, वह स्त्री जाति के लिए, वह यहां पर हम डाल देते हैं, वह। ठीक है, अब फिर इधर है दे
वे लोग वे सब। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष रूप से तुमको ध्यान में रखना है कि मोर सब्जेक्टिव वर्ड्स हम दिए हैं। जैसे दिस का अर्थ क्या हुआ? यह, संकेत के लिए। दैट का अर्थ क्या हुआ? वह, संकेत के लिए। इट का अर्थ क्या हुआ? यह। इसका प्रयोग छोटे छोटे जीव, समय, मौसम इत्यादि को दिखलाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से दीज का क्या अर्थ हुआ? ये सब, संकेत के लिए। दोज, वे सब, संकेत के लिए। वन का अर्थ हुआ कोई। समवन या समबडी का क्या अर्थ होगा? कोई। नोबडी, नो वन या नन का क्या अर्थ होगा? कोई नहीं। एवरीवन, एवरीबडी का क्या अर्थ होगा? प्रत्येक या हर कोई। एनीबडी या एनीवन का क्या अर्थ होगा? कोई। ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एक्शन वर्ड्स। चूंकि जब तक क्रिया नहीं होगी तो वाक्य का रूप ही तैयार नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे इज मतलब क्या हुआ? है। एम का अर्थ क्या हुआ? हूँ। आर का क्या अर्थ हुआ? हो या है। वॉज का क्या अर्थ हुआ? था, थी। वर, थे। हैज का प्रयोग रखने के सेंस में अधिकार दिखलाने के लिए हैव हैज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में और पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों में हैड ही आएगा। फॉर फ्यूचर एक्शन वर्ड्स आर नॉट कैटेगराइज्ड बाय सिंगुलर और प्लूरल, दीज आर शैल या विल। फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए सिंगुलर प्लूरल के रूप में हम कुछ किसी को नहीं दर्शाते हैं, उसका सिर्फ शैल या विल के रूप में, गागे के रूप में हम दर्शाते हैं। इतना ये सब्जेक्ट का ट्रेलर यहाँ पर था और एक्शन वर्ड्स का था। इसी का प्रयोग ट्रांसलेशन में बार बार आएगा। अपना पहले रिवीजन कर लेना है, यहाँ तक पहले नोट्स क्रिएट कर लेना है। ठीक है ना। और इसमें यदि कहीं भूलवश कहीं मिस्टेक हो गया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर वहाँ से हम दूसरे वीडियो में उसको सुधार करके बनाएंगे। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। इसी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।